Hello, students. Today we are going to deal with the theory of supply. This particular lecture forms the introductory part of this particular topic. This theory of supply forms the end part of your second unit. So we are going to deal with some of the basic concepts of theory of supply initially. All right, let us begin. So let us first of all try to know what actually the supply means. So as the definition indicates, the supply at any point of time indicates the quantities of good or service that the seller is willing to and is able to provide at a price at a given point of time, other things remaining the same. कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है तो ऑब्वियसली वो मार्केट में उसे बेचने के लिए जाता है और मार्केट में जितने भी हमारे पास सेलर्स होते हैं, अगर हम कोई प्राइस सेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर गुड को परचेज करना चाहते हैं, आप उसके लिए एक प्राइस पे एग्री हो जाते हैं कि हम ये प्राइस पे कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑल्सो सी दैट कि हमारा जो सेलर है क्या वो भी विलिंग है कि वो इस प्राइस पे इस चीज़ को बेचना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये देखें कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक सेलर जो है या एक मैन्युफैक्चरर जो है, जो कोई भी गुड बनाता है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, किसी प्राइस पे वो उस पर्टिकुलर गुड की कितनी क्वांटिटी मार्केट में बेचने के लिए तैयार है या इन अदर वर्ड्स सप्लाई करने के लिए तैयार है। राइट, आई थिंक दिस मेक्स इट क्लियर। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक सेलर जो है वो, अगर आप पेन का प्राइस 10 रुपये रखते हैं तो वो कहता है कि मैं इसके 10,000 यूनिट्स बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे जो हमारा जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो 10 रुपये का प्राइस देने के लिए तैयार हो, तो उस टाइम पे वो 10,000 यूनिट्स विल कंप्राइज, उसको हम सप्लाई कहेंगे। इन इसको एक दूसरे तरीके से अगर हम एग्जाम्पलीफाई करें, in the second part as we have written here, entire schedule showing various quantities of commodity offered for sale at different prices। अलग अलग प्राइसेस पे एक सेलर जो है कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, राइट। यहाँ पे लेकिन दो चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। दिस टॉपिक इज़ वेरी आइडेंटिकल टू डिमांड, like demand and elasticity of demand and the supply, this law of demand। ये बिल्कुल उसी की तरह एक एनालॉगस चीज़ है। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतनी है कि वहाँ पे हम डिमांड की बात करें, यहाँ पे हम सप्लाई की बात करें। सो वी हैव अंडरस्टूड बेसिकली व्हाट सप्लाई मीन्स। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो समझना ज़रूरी है, क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई। लाइक सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में फ़र्क होता है। अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई का मतलब तो आपने समझ ही लिया, लेकिन अगर हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें उसका मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफर्ड फॉर ए सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब अगर हम सप्लाई की बात करें, इसमें हम क्या कहते हैं कि अलग अलग प्राइसेस पे एक सेलर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात करेंगे उसमें हम एक पर्टिकुलर प्राइस लेंगे। मान लीजिए 5 रुपीज़ पे ये सेलर कितना सेल करने के लिए तैयार है, राइट। या 8 रुपीज़ पे ये सेलर जो है कितना सेल करने के लिए तैयार है, सप्लाई करने के लिए तैयार है। और सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई में सारे प्राइसेस हम कैप्चर करेंगे, 5 पे कितना, 8 पे कितना, 10 पे कितना, ये सारे प्राइसेस जो है एक साथ हम कंसिडर करेंगे। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ए टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ये जो सप्लाई हम अभी अब डिस्कस कर रहे हैं, इसी को अगर हम एक न्यूमेरिकल, एक यू कैन से एक क्वांटिफाई करें इस चीज़ को, तो वो हमारा सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। यहाँ पे हमने प्राइस रखा है प्रोडक्ट का, अगर उसका प्राइस 5 होगा, फिर उसका प्राइस चेंज करके हम 20 पे लेकर आएंगे, 25, और अगर हम उसका 30 प्राइस रख देते हैं, इस पर क्या हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जब 5 रुपये का यहाँ पे हमने प्राइस सेट करा है,
तो उस पे सेलर जो है वो कोई भी चीज़ नहीं बेचना चाहता है। हो सकता है सेलर को खुद वो प्रोडक्ट जो है वो 5 रुपये में खुद तैयार हुआ होगा, राइट। तो वो 5 रुपये बेच के तो ऑब्वियसली अपना नुकसान तो नहीं कराएगा, उसका तो यहाँ पे कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप उसे 20 रुपये का प्राइस ऑफर करें तो वो कह रहा है कि आई कैन सेल 15 क्वान्टिटीज़ एट दिस प्राइस। अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हैं तो वो और भी क्वांटिटी सेल करेगा, क्योंकि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जितना जितना प्राइस बढ़ेगा उसका रेवेन्यू बढ़ेगा और उसका प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस है, तो ज़्यादा प्राइस पे वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने को तैयार है, राइट। ये सारा जो ये यहाँ पे हम टेबल डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या हम प्राइस रख रहे हैं और कितना हम क्वांटिटी यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ द सप्लाई शेड्यूल। दैट मीन्स अलग अलग प्राइसेस पे हम कितना क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए या इन अदर वर्ड्स बेचने के लिए तैयार हैं। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्म का यहाँ पे हम पहला जो हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट किया है, दिस इज़ द सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। कोई भी कंपनी आप उठा के देख लें, कोई भी आप सेलर उठा के देख लें। लेकिन अगर अब हम दो कंपनीज़ का कंपैरिजन करें या दो फर्म्स का कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यही सेम प्राइस हम ले रहे हैं 5, 20, 25 एंड 30। और यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, ए एंड बी। ए का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। बी का केस अगर हम यहाँ पे चेक करें, 5 पे वो भी तैयार नहीं है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। हाँ, अगर आप प्राइस 20 ऑफर करें तो वो 10 यूनिट बेचने के लिए तैयार है। 25 पे वो 15 यूनिट बेचने के लिए तैयार है और 30 पे वो लोग 30 यूनिट्स बेचने के लिए तैयार हैं, राइट। सो ये दो फर्म्स का, दो अलग अलग ए और बी फर्म जो है, इस तरह का इनका सप्लाई शेड्यूल है। इन प्राइसेस पे ये लोग इतनी क्वांटिटीज़ ऑफर करने के लिए तैयार हैं। अगर अब मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं उनका अगर हम कंबाइन करके देख लें तो वो हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। मान लीजिए अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मार्केट में दो ही फर्म्स हैं जो ये प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, तो हमारा मार्केट सप्लाई जो है वो ए और बी का समेशन बन जाएगा। और जो इनका जो शेड्यूल है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है, वो इन दो शेड्यूल्स का सम बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ज़ीरो ऑब्वियसली 5 रुपये पे ना तो ए फर्म और ना ही बी फर्म कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए तैयार है, तो इस केस में जो टोटल मार्केट सप्लाई बी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। अगर हम 20 रुपये की बात करें तो यहाँ पे फर्म ए 15 और फर्म बी जो है 10 यूनिट बेचने के लिए तैयार है, तो टोटल में मार्केट में 25 की सप्लाई रेडी है, या 25 का हम सप्लाई कह सकते हैं कि जो फर्म्स हैं 25 यूनिट सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 25 रुपीज़ की बात करें तो टोटल हमारी जो सप्लाई बन रही है ए और बी को मिलाकर इज़ 35। देन इफ़ वी कम टू दिस प्राइस, जब हम प्राइस 30 कर रहे हैं तो उस केस में ए फर्म 40 और बी फर्म जो है 30 यूनिट सप्लाई करने के लिए या सेल करने के लिए तैयार है। दैट मीन्स इस केस में हमारा टोटल सप्लाई जो है 70 बन जाएगा। तो इस लास्ट कॉलम को अगर हम यहाँ पे देखें, दिस वुड बिकम आवर मार्केट सप्लाई शेड्यूल, राइट। प्रेटी सिंपल। नाउ मूविंग ऑन, अभी तक हमने सप्लाई की बात की है, सप्लाई शेड्यूल की बात की है, स्केड्यूल की बात की है। अब हम अगर हम सप्लाई स्केड्यूल को देखें, उसमें हमारा एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम सप्लाई स्केड्यूल को ही एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में देखें तो वो हमारा सप्लाई कर्व कहलाता है। या फिर हम एक तरफ से जो है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर बीइंग सप्लाइड, और दूसरे एक्सिस पे अगर हम प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब हम नंबर्स को एक फिगर में कन्वर्ट करते हैं, एक ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, दैट बिकम्स दैट वी ऑब्टेन इन दैट सिनेरियो वी ऑब्टेन ए सप्लाई कर्व। तो इसका मतलब क्या है? ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, सिंपली सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। Supply curve depicts a positive relationship between price of a commodity and the quantity supplied. That means जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, उस पे एक सेलर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, ये नेचुरल रिलेशनशिप है। जितना आप उसको ज़्यादा प्राइस दोगे वो ज़्यादा बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। हायर क्वांटिटीज ऑफर्ड एट हायर प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे भी जैसे हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को डिस्कस किया और इसी तरह से हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल को डिस्कस किया। जब हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, वो हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बन जाएगा, राइट।
like it is written here, individual supply curve is a graphic representation of individual supply schedule. और मार्केट सप्लाई कर्व कैसे बनेगा? जब हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल का एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, राइट? इसको हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं। ये हमने अभी तक डिस्कस किया है, ए का सप्लाई शेड्यूल हम पहले ही देख चुके हैं। 5 से लेकर 30 तक जब हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा जो है क्वांटिटी जो है वो चेंज होती जा रही है। जितना जितना हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, ये सेलर फर्म ए जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सप्लाई करने के लिए तैयार है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल करने के लिए तैयार है। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक एक्चुअल ग्राफ क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमारा जो है यूनिट्स हैं, कितने यूनिट हम बेचने के लिए तैयार हैं लेफ़्ट से लेकर राइट तक, और ऊपर जो है बॉटम से लेकर अब जो वाई एक्सिस है हमारी, वहाँ पे हम प्राइस दिखा रहे हैं। इफ़ वी सी, जब हमारा प्राइस 5 है तो हम कोई भी यूनिट सेल करने के लिए तैयार नहीं। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, 0 पे हमारा 5 जब हमारा प्राइस है तो वी आर सेलिंग 0 आउटपुट। जब हम प्राइस को बढ़ाकर 20 कर रहे हैं, वी आर सेलिंग 15 यूनिट्स। यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज 15 यूनिट्स हम यहाँ पे सेल करने के लिए तैयार हैं। व्हेन वी आर मूविंग टू 25 रुपीज़, देन वी आर सेलिंग 20 यूनिट्स। एंड व्हेन वी आर फाइनली मूविंग टू 30 रुपीज़, यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज 30 रुपीज़ का प्राइस हम रख रहे हैं, उस पे हम 40 यूनिट बेचने के लिए तैयार हैं। ये जो यहाँ पे हमारा जो कर्व बन रहा है, हमारी क्वांटिटी को का कंपैरिजन या फिर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज एक्चुअली मेकिंग अप द सप्लाई कर्व। दैट्स व्हाट वी हैव सेड। अगर आप यहाँ पे देखें, डिपिक्ट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। पॉजिटिव का मतलब है जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जा रहा है, हमारा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता जा रहा है, राइट? इसी तरह से यही एग्जांपल अगर हम बी का सप्लाई कर्व देखें, you can see again we have denoted these, like we are highlighting these points। जब हमारा प्राइस जो है 5 रुपीज़ है, देन वी आर सप्लाइंग नो क्वांटिटी। ये सेलर जो है इस पर कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार नहीं है। जब हम उसको कह रहे हैं कि अब हम 20 रुपीज़ पे कर रहे हैं, देन ही इज़ रेडी टू सेल 10 यूनिट्स यहाँ पे, राइट? एंड व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस बाय 5 रुपीज़ मोर, 25 रुपीज़ पे ये सेलर इज़ रेडी टू सेल 15 यूनिट्स। और जब हम प्राइस को 30 कर रहे हैं, दिस सेलर इज़ रेडी टू सेल 30 यूनिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी। ये बी का सप्लाई शेड्यूल है, दिस वन, एंड दिस इज द बी सप्लाई कर्व, राइट? अब अगर हम नेक्स्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें, अगेन जैसे हमने कहा था, जो हमारा मार्केट सप्लाई है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 2 ही फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, तो दैट मीन्स इन दैट केस टोटल सप्लाई जो है वो हमारा ए और बी का सम बन जाएगा, राइट? पहले केस में जब प्राइस 5 है, कोई भी फर्म, ना ए ना बी, कोई भी ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए तैयार नहीं है। बट जब हमारा प्राइस 20 हो रहा है, तो दोनों फर्म्स का समेशन अगर हम लें, 25 यूनिट्स जो है हमारा मार्केट सप्लाई बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 यूनिट्स है 20 रुपीज़। व्हेन वी आर मूविंग टू 25 रुपीज़, वी आर रेडी टू सेल एज ए मार्केट एज ए होल 35 यूनिट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो है सप्लाई हो सकता है इफ़ द प्राइस इज रेज टू 25। एंड व्हेन वी आर मूविंग फाइनली टुवर्ड्स द फाइनल प्राइस, अगर हम प्राइस को बढ़ाकर 30 कर दें, तो मार्केट में हमारा टोटल कितना सप्लाई आ रहा है? 70, एंड दैट 70 इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हेयर। तो ये हमारा मार्केट का टोटल जो है, एक तो ये मार्केट शेड्यूल है, एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द मार्केट सप्लाई कर्व। दिस इज द मार्केट सप्लाई कर्व, राइट? ऑलराइट, now moving further with the concepts, जो हमारा सप्लाई है किसी भी प्रोडक्ट का, मतलब किसी भी पॉइंट पे मार्केट में, मान लीजिए जितनी भी सारी फर्म्स हों, किसी भी प्रोडक्ट की आप एग्जांपल लें, मान लीजिए पेन की एग्जांपल लें, या आप एक लाइक कोई भी फूड आइटम ले लें, जैसे बिस्किट है, ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप एज्यूम कर लें दिमाग में। तो जितनी भी फर्म्स वो प्रोडक्ट सेल कर रही होंगी, वो सप्लाई किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो हम सप्लाई फंक्शन से डिटरमाइन करते हैं। अब सप्लाई फंक्शन का क्या मतलब है? सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट इज़ वेरियस डिटर्मिनेंट्स। मतलब क्या है चीज़ का, कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप
जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी सप्लाई जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से डिटर्मिनेंट हैं, राइट, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई जो है उसमें चेंज आ सकता है, इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। ये फंक्शन अगर हम रिप्रेजेंट करें, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स कॉमा पी आर कॉमा एन एफ कॉमा जी कॉमा पी एफ कॉमा टी कॉमा ई एक्स एंड जी पी। ये सारी जो है ये डिनोटेशंस हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या है ये हम आगे समझाते हैं। दैट मीन्स इस केस में अगर हम देखें, सप्लाई जो है एस एक्स स्टैंड्स फॉर एस, ये सबस्क्रिप्ट ऐसे हम इकोनॉमिक्स में इसको डिनोट करते हैं, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, एफ इज ए फंक्शनल रिलेशन। सबसे पहले पी एक्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इस प्रोडक्ट का अपना प्राइस। सेकेंड पी आर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, जो रिलेटेड गुड्स हैं, जो सबस्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनके प्राइस पे डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर, सॉरी यस थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर इज एन एफ, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, कितनी फर्म्स उस प्रोडक्ट को बना रही हैं। जी गोल ऑफ द फर्म, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। पी एफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर है, कैपिटल है, राइट, या जो बाकी चीज़ें हैं जिनसे हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका खुद का कॉस्ट कितना है। टी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ई एक्स बिजनेस एक्सपेक्टेशंस एंड फाइनली जी पी गवर्नमेंट पॉलिसी। इन सारे फैक्टर्स को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस मूव अहेड। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितना जितना एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता जाएगा, उतना ही उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो लोग ज़्यादा सप्लाई करेंगे। सप्लायर जो है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो ज़्यादा बेचना चाहेगा, बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, चांसेस हैं कि जो सेलर है वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है, राइट, अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकता है। तो जितना इसका प्राइस बढ़ेगा, सेलर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, if price of related good rises then the firm will sell more of related good and vice versa। मान लीजिए आप टी और कॉफ़ी की एग्जांपल ले लीजिए। अगर टी का प्राइस, अभी अगर फर्म जो है वो टी सेल कर रही है, बट सडनली ये जो फर्म है ये कॉफ़ी भी बेचती है मान लीजिए, ठीक है। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो दैट मीन्स ये कॉफ़ी जो है एक सबस्टिट्यूट गुड है, जिसका बिल्कुल एक जैसा ही यूज़ है जैसे हम चाय का यूज़ करते हैं। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो ये फर्म ज़्यादा क्या बेचेगी, दे विल गो टू कॉफ़ी देन। फॉर द टाइम बीइंग दे विल स्टार्ट सेलिंग मोर ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि अभी उनको कॉफ़ी में ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो दे विल सेल मोर ऑफ कॉफ़ी। दैट मीन्स ये जो खुद ये गुड है जो ये टी बेच रहे थे, इसकी वजह से इसके सेलिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये फिलहाल टी को विदहोल्ड करेंगे जब तक टी का भी प्राइस बढ़ नहीं जाता है, राइट। और इसी तरह से उल्टा केस हो सकता है, अगर सबस्टिट्यूट गुड का मान लीजिए प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो दैट मीन्स उस केस में कॉफ़ी को विदहोल्ड करके ये वापस टी को बेचना शुरू कर देंगे। थर्ड फैक्टर, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। दिस इज एज सिंपल एज इट गेट्स। जितने ज़्यादा सेलर होंगे, जितने ज़्यादा फर्म्स होंगे उस इंडस्ट्री में इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने वाले, उतने ही ज़्यादा हमारी जो है सप्लाई बढ़ेगी, राइट। जितने ज़्यादा प्रोवाइडर्स होंगे उस सर्विस के, उतनी ही ज़्यादा उस सर्विस का जो है क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा या उसकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन गोल ऑफ द फर्म। गोल कभी कभार जो है फर्म जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या करती है कि अगर उनको लगता है कि नहीं, उनको प्रॉफिट जो है वो बहुत जल्दी चाहिए, दे डोंट हैव मच ऑफ टाइम, वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे अगर हायर प्राइसेस ऑफर की जा रही हैं मार्केट में। अगर मार्केट में अच्छा खासा भाव चल रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो दे विल सी एज एन अपॉर्चुनिटी टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, और फर्म जो है उसी हिसाब से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा सप्लाई करेगी, राइट। देन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मैंने कहा था कि लाइक आप कैपिटल लो, जिन चीज़ों से हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हमारी लेबर लगती है, हमारा रॉ मटेरियल लगता है, वो प्लांट जहाँ पे हम वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जितना उसका कॉस्ट बढ़ेगा दैट विल डिस्करेज
producer to produce more of that good. But if the cost decreases, अगर उसका खुद का जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्राइस गिर जाता है, तो ये सेलर जो है उसके लिए ऑब्वियसली द कॉस्ट विल डिक्रीज एंड दैट विल एनकरेज दैट पर्टिकुलर seller or the manufacturer to produce more and more of that commodity. That means commodity का सप्लाई जो है वो बढ़ेगा अगर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है या फिर उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है. Another, the sixth factor is the state of technology. With the passage of time, जो हमारा state of technology है, way of manufacturing things, जो हमारी मशीनरी है, that gets improved और पुरानी चीज़ें अब obsolete होती जाती हैं. तो अगर state of technology improve होगा किसी भी point of time पे, that always helps in reducing the cost of production. ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आती है, हम कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर कर पाते हैं, राइट? और दैट कॉन्सिक्वेंटली हैज़ एन इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और कॉन्सिक्वेंटली व्हाट वी पीपल डू, जो हमारा जो सेलर होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, अगर उसको लगता है वो कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ें क्रिएट कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए एनकरेज होगा. और ऑब्वियसली उस केस में हमारी जो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी. लेकिन अगर हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सोलीट है, बहुत आउटडेटेड है, तो हमारे पास जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होनी चाहिए थी वो नहीं होंगी. या फिर ये मान लीजिए कि हम खुद पहले उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा महंगे प्राइसेस में हमें वो खुद पड़ रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉस्टली हो सकता है, तो ऑब्वियसली और फिर उतना प्राइस हम मार्केट में ले भी नहीं पाएंगे, तो उस केस में ऑब्वियसली हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे. सेवेंथ फैक्टर इज़ द बिजनेस एक्सपेक्टेशन. बिजनेस एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट है, बुलिश मार्केट जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट आगे जाके सेल ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ने वाली है, राइट? या मार्केट एक अप ट्रेंड दिखा रहा है, राइट? तो उस केस में ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ती हैं. जब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज में जाती हैं, उनके पास एडुकेट कैपिटल प्रोवाइड होता है. और जब उनके पास कैपिटल की एडिक्वेसी रहती है, उनके पास कैपिटल अच्छे खासे अमाउंट में रहता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दे हैव गुड एंड चीपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट हैंड, तो तभी वो अपना प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकते हैं. और उस केस में प्रोडक्शन बढ़ने के भी चांसेस हैं और हमारी सप्लाई बढ़ने के चांसेस हैं. अगर मार्केट बियरिश है, नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट में, और लोग कतरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कंपनीज़ के पास एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं रहती हैं और वो डिस्करेज हो जाते हैं ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उस केस में सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है. द एट्थ फैक्टर एंड द लास्ट फैक्टर इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी. तो गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या रोल है यहाँ पे कि टैक्सेशन और सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट इम्पोज करता है, जो इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, ज़्यादा टैक्सेशन के सीन में या उस सिनेरियो में क्या होता है कि सप्लाई जनरली डिक्रीज होती है, इवन दो द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई आर कॉन्स्टेंट. लेकिन अगर टैक्सेशन ज़्यादा लगती है, जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रही है किसी भी फर्म पे, तो ऑब्वियसली उनका कॉस्ट बढ़ेगा उस केस में, राइट? और कॉस्ट इंक्रीज होने के चक्कर में हो सकता है वो अपना सप्लाई जो है वो उसको रिड्यूस करेंगे, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे. ये जो हमारे 8 फैक्टर्स हैं, दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ फैक्टर्स, दीज आर प्रोमिनेंट फैक्टर्स जो कि हमारी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? और इनसे हम पता लगाते हैं कि आगे जाके जो किसी भी प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है. सो दिस कवर्स द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई. होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट प्रीटी वेल.